Hello students, welcome. Today we will be discussing percentages from the book Commercial Arithmetic for 11th standard. Okay, so let's see this question number 25. Question 25. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल इन इंग्लिश. तो ये डेटा को थोड़ा सा लिखते हैं. 52% फेल कौन सा सब्जेक्ट में? इंग्लिश में. ठीक है. एंड बोला जाता है फिर कि 42% फेल इन मैथमेटिक्स. तो 42% फेल इन मैथ्स. तो ये दो डेटा भी पहले हमने देखा है. यहाँ पे एक चीज याद रखना, 52% फेल इन इंग्लिश मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ है. ये बच्चे इंग्लिश और मैथ्स, हो सकता है मैथ्स में भी फेल हुआ है. तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको जब सिर्फ इंग्लिश दिया हुआ है, फेल इन इंग्लिश ऐसे बोला है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ओनली इंग्लिश. ठीक है. कितने परसेंट स्टूडेंट फेल इन ओनली इंग्लिश आपको निकालना है. ठीक है. ये ओवरऑल दिया हुआ है. इसमें मैथ्स के बच्चे भी इंक्लूडेड हो सकते हैं. ठीक है. तो ओवरऑल डेटा में से हमें ये निकालना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड ओनली इन इंग्लिश. ठीक है. वो निकालेंगे अभी हम लोग. ठीक है. आगे देखते हैं. इफ 17% फेल इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स, फाइंड हाउ मेनी परसेंट पास इन बोथ. ठीक है. अब बोला गया है कि 52% इंग्लिश में फेल किए हैं, 42 मैथ्स में फेल किए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में 17% ने फेल किया है. तो बोथ फेल कितना है? 17%. ठीक है. ये ध्यान रखना कि ये तीन डेटा है. अब सबसे पहला चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये कैलकुलेट करेंगे कि ओनली इंग्लिश में कितने फेल किया. ओनली इंग्लिश फेल कुछ नहीं, बहुत आसान है. 52% जो ओवरऑल फेल था, उसमें से 17% को माइनस कर देंगे. तो हमें कितना मिल जाएगा? 52 माइनस 17 विल बी हाउ मच? कैलकुलेट कर लो. 52 माइनस 17, 35. 35% ओनली इंग्लिश में फेल है. ठीक है. सिमिलरली ओनली मैथ्स में कैलकुलेट कर लो. ओनली मैथ्स फेल. ओनली मैथ्स फेल. 42 minus 17 equal to how much? 25. 25%. ठीक है. तो ये मुझे क्या मिल गया कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में फेल हुए हैं एंड सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स में फेल हुए हैं. ठीक है. अब इंग्लिश में फेल प्लस मैथ्स में फेल प्लस दोनों में फेल मिलकर क्या मिल जाएगा मुझे? ये तीन डेटा, ये बोथ फेल, ओनली इंग्लिश फेल, ओनली मैथ्स फेल, ये तीनों को हमें ऐड करना है. ठीक है. तो ओवरऑल फेल इक्वल टू बोथ फेल प्लस ओनली इंग्लिश फेल प्लस ओनली मैथ्स फेल. तो ये मुझे ओवरऑल फेल का परसेंटेज मिल जाएगा कि टोटल बच्चों में कितने लोग फेल हो गए. तो 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60, 77% ओवरऑल फेल हो चुके हैं. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी पास्ट, फाइंड हाउ मेनी परसेंट पास इन बोथ. तो अगर ओवरऑल में 77% फेल कर चुके हैं, तो ओवरऑल में कितने परसेंट पास हो गए? ओवरऑल पास इज इक्वल टू 100 माइनस 77 इक्वल टू 23%. तो ये मेरा हो गया फाइनल डेटा कि टोटल तो 100% होता है, उसमें से 77% क्या हो गए हैं?
फेल हो गए, तो जो बाकी बचे वो पास हो गए, तो पास वाले बच्चे निकल गए मेरे 23%। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26, है ना, क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा सा मिस हो रहा है, जस्ट अ सेकंड। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी द 26th question. In an examination 20% of examinees fail in English. Similar question है, देखते हैं। तो इंग्लिश फेल कितने हैं? 20%। 25% in mathematics. Maths फेल 25%। याद रखना, ये 20 और 25% में इंग्लिश में मैथ्स के बच्चे भी इंक्लूडेड हो सकते हैं और मैथ्स में इंग्लिश के बच्चे भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और मैथ्स में भी फेल हुए हैं, वो भी इंक्लूडेड होंगे ना इंग्लिश में। ठीक है, और जो बच्चे इंग्लिश में भी फेल हुए, मैथ्स में भी फेल हुए, वो भी मैथ्स में इंक्लूडेड होंगे। तो हमें क्या निकालना है? दो स्टूडेंट्स हु हैव ओनली फेल्ड इन इंग्लिश एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव ओनली फेल्ड इन मैथ्स। ये डेटा हमें सबसे पहले निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। एंड 10% इन बोथ, तो 10% बोथ में फेल है, बोथ फेल 10%। ठीक है, तो अब ओनली इंग्लिश फेल, ओनली इंग्लिश फेल कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, 20 - 10, है ना। एंड सिमिलरली ओनली मैथ्स फेल 25 - 10। ठीक है, ये दोनों हो गया, तो कितना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10% और ये आ जाएगा 15%। मतलब ये क्या है, 10 और 15, ये वो परसेंटेज है जिसमें सिर्फ इंग्लिश वाले फेल वाले हैं और सिर्फ मैथ्स वाले फेल वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तीन डेटा से, ये तीन लास्ट के तीन डेटा से, ये और ये, हमें क्या निकाल लेना है? ओवरऑल फेल। ओवरऑल फेल इज इक्वल टू 10 + 15 + 10। ठीक है, तो ओवरऑल फेल कितना हो जाएगा? 20 - 35%। तो ओवरऑल फेल हो गया 35%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो दोनों सब्जेक्ट्स में जो बच्चे पास हैं वो हमें निकालना है। तो अगर ओवरऑल फेल 35% है, तो ओवरऑल पास निकालने के लिए, ओवरऑल पास निकालने के लिए 100 - 35%, विच विल बी इक्वल टू 65%। ये हो गया, तो मेरा क्या निकल गया? 65% ओवरऑल बच्चे जो पास हैं। ठीक है, 65%। सेम सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27th क्वेश्चन। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन, राइट? ओके, बोला गया है कि इन अ कॉलेज 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। तो बॉयज कितने परसेंटेज हो गए? बॉयज 60%, तो गर्ल्स कितने परसेंटेज हो जाएंगे ऑटोमेटिक? 40%। अगर एक नॉर्मल सिचुएशन देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 100% हो सकता है, उसमें से 60% अगर बॉयज हैं तो 40% गर्ल्स होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, फर्दर 15% ऑफ बॉयज एंड 7.5% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग फी कंसेशन। अब ध्यान से सुनना इसके बाद वाला पार्ट। जितने लड़के हैं उसमें से
15% को फी कंसेशन मिल रहा है, और जितनी लड़कियां हैं उसमें से 7.5% को फी कंसेशन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में बॉयज कितने हैं, 60 है, और गर्ल्स कितने हैं, 40 है। ये परसेंटेज आप करेंगे तो आ जाएगा। तो अगर मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम, ये अज्यूम वाला वैल्यू है, अज्यूम। ठीक है, अज्यूम मतलब मान लेना। तो अज्यूम करते हैं कि 100 बच्चे अगर एक स्कूल में हैं, तो उसमें से 60 बच्चे बॉयज हैं और 40 बच्चे गर्ल्स हैं। अब बोला गया है कि 60 में से 15% को फी कंसेशन मिल रहा है, और 40 में से 7.5% को फी कंसेशन मिल रहा है। 7.5 क्यों? क्योंकि 7.5 बोला है तो 7.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 60 का 15% निकालो। 60 का 15% कितना होता है? 60 का 15% 9, और 40 का 7.5% कितना? 3। ठीक है, तो टोटल 100 बच्चों में 12 बच्चे, टोटल इसको ऐड करेंगे, टोटल 100 बच्चों में 12 बच्चों को फी कंसेशन मिल रहा है, बॉयज गर्ल्स मिलाकर। ठीक है, कैसे निकाला? 100 बच्चे अज्यूम किया कि 100 बच्चे हैं, उसमें से 60 बॉयज 40 गर्ल्स। 60 में 15% को फी कंसेशन मिल रहा है बॉयज में, तो 9 बच्चे। 40 में 7.5, तो 3 बच्चे। तो दोनों को ऐड किया, 9 और 3 12 बच्चे। मतलब 100 बच्चों में 12 बच्चों को फी कंसेशन मिलता है। 100 से शुरू किया, आ गए 12 पे। 100 बच्चों में 12 बच्चों को फी कंसेशन मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ द नंबर ऑफ दोज गेटिंग फी कंसेशन इज 90, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग फी कंसेशन। अब बोला गया है कि अगर 90 बच्चों को फी कंसेशन मिलता है, तो कितने बच्चों को फी कंसेशन नहीं मिलता? तो ध्यान से सुनना, अभी रेशियो क्या है, एक रेशियो बनाएंगे यहाँ पे। रेशियो क्या है? 100:12। ठीक है, 100:12 मतलब 100 बच्चे टोटल हैं, उसमें से 12 को फी कंसेशन। ठीक है, ये बराबर होगा x:90 के। कैसे हुआ? x मान लो यहाँ पे 90 जो है हमें गिवन है कि फी कंसेशन वाले बच्चे, ये तो हमने अज्यूम किया था ना, ये तो एक्चुअल डेटा है नहीं, ये तो बस रेशियो निकालने के लिए हमने अज्यूम किया था। तो 100 में 12, तो x में 90, x मतलब टोटल बच्चे। ठीक है, हमें पता नहीं है ना कि कितने बच्चे हैं, हमें तो ये 100 वाला जो डेटा मैंने लिया वो तो अज्यूम किया मैंने। अब बोला है 90 बच्चे हैं जिनको फी कंसेशन मिलता है, तो कितने बच्चे में 90 बच्चे हैं वो निकालना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो इससे हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां से टोटल स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा कि ये रेशियो को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 100/12 इक्वल टू x/90। रेशियो को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये जो ये साइन है इसका मतलब रेशियो है, ये फ्रैक्शन में ऐसे आ जाएगा, 100/12 आ जाएगा। तो अब ये x को हमको कैलकुलेट करना है, तो x को कैलकुलेट करना है, ये 90 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 100/12 इंटू 90 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 इंटू 90, 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 12, 750। 750 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 750। अब 750 स्टूडेंट्स में 90 स्टूडेंट्स को फी कंसेशन मिलता है, तो कितने को फी कंसेशन नहीं मिलता? 9
कंसेशन इज इक्वल टू 750 माइनस 90। तो 750 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 660। तो एक्चुअली में 750 बच्चे थे, जिसमें से 90 बच्चों को फी कंसेशन मिल रहा था, बाकियों को नहीं मिल रहा था, वो हमने निकाला। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार आप लोग रिव्यू कर लेना इसको। बहुत ही आसान है, ये हमने अज्यूम्ड वैल्यू से एक रेशियो निकाला 100:12 का। उसी 100:12 से हमने x:90 का रेशियो निकाला। क्यों निकाला? ये टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए। अब टोटल स्टूडेंट्स निकल गया तो उसमें से 90 को फी कंसेशन मिल रहा है, तो बाकियों को फी कंसेशन नहीं मिल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 27th था, अभी 28th पे आ जाता है। ट्वेंटी एट्थ 28th राइट। चलो 28th वाला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इन एन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। सिमिलर क्वेश्चन है, फेल इंग्लिश 48%। ठीक है, एंड 32 फेल्ड इन इकोनॉमिक्स। फेल इकोनॉमिक्स 32%। ठीक है, 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। बोथ फेल 20%। ठीक है, अभी ओनली ओनली इंग्लिश ओनली इंग्लिश फेल कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, 48 माइनस 20। ठीक है, विच इज 28%। ओनली इकोनॉमिक्स फेल कैसे निकालेंगे? 32 माइनस 20, तो हो गया 12%। ठीक है, अब ये तीन डेटा जो है, बोथ फेल, ओनली इंग्लिश, ओनली इकोनॉमिक्स, तीनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल फेल मिल जाएगा। तो ओवरऑल फेल निकाल लो। ओवरऑल फेल 20 प्लस 28 प्लस 12, तो हो जाएगा 20 30 40 50 60 60% ओवरऑल फेल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इज 880, टोटल स्टूडेंट जो पास हुए वो अगर 850 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है इसको। तो हम लोग वही सेम चीज करेंगे, हम लोग ओवरऑल पास निकालेंगे सबसे पहले। ओवरऑल पास, अगर 60% फेल है तो 40% पास है, सीधी बात। 100 माइनस 60। ठीक है, क्लियर है? अब बोला गया है कि 880 स्टूडेंट्स ने पास किया, तो अगर मान लो लेट टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स का 40% पास किया है, ये कितने के बराबर है? ये 880 के बराबर है ना? बोला गया है कि टोटल में से 40% पास किया है, और ये 40% का नंबर दे दिया है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इज 880, है ना? यहाँ पे बोल दिया है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इज 880, है ना? तो यही है ना, 880 जो है ये यही परसेंटेज से आएगा कि टोटल अगर x था उसका 40%, 880 बनता है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करो, तुरंत आ जाएगा आंसर। तो x बराबर 880 डिवाइडेड बाय 40 इंटू
100, 40 × 100 क्यों हुआ क्योंकि परसेंटेज था, तो 40/100 होता है, उल्टा उधर चला गया, ये ऐसे ऐसे कट हो गया, 4 2s 8, 4 2s 8, 0, तो 2200 टोटल स्टूडेंट्स थे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स x था और x बराबर 2200 आ गया, मतलब टोटल स्टूडेंट्स 2200 थे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th। चलो 29th देखते हैं अब। In an examination, Sailesh secured 30% of the total marks and failed by 20 marks। ठीक है, एक पर्सन है S, उसने मान लो, अच्छा चलो स्टार्टिंग में देखते हैं, लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू x, है ना। अभी बोला है कि S एक पर्सन है, उसने 30% नंबर लाया x का, 30% ऑफ x, 30% ऑफ x, है ना, एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। तो उसने जितना नंबर लाया उसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं, वो फेल किया है 20 नंबर से, मतलब 20 नंबर उसको कम आया है पासिंग से। ठीक है, तो अगर हम उसमें 20 जोड़ देते हैं तो वो पास कर जाता, अगर वो 20 नंबर और ले आता तो पास कर जाता, मतलब जितना लाया वो पासिंग से 20 नंबर अगर कम है और उसका नंबर में हम 20 जोड़ देते हैं तो वो पास कर जाएगा, है ना। तो ये उसका नंबर आया, ये उसका मार्क्स आया, मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शैलेश में अगर हम 20 नंबर और जोड़ देते हैं तो ही विल पास, राइट। तो ये है पहला इक्वेशन, तो ये इसको इक्वेशन 1 ट्रीट करो, इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली अब आगे देखते हैं, वेर एज समरेश, ये शैलेश का था, एक और पर्सन है समरेश। ठीक है, उसका क्या बोला गया है कि समरेश सिक्योर्ड 40% ऑफ टोटल मार्क्स, तो 40% ऑफ टोटल मार्क्स आया उसको, 40/100 इंटू एक्स, एंड सिक्योर्ड 30% मोर देन मिनिमम पास मार्क्स। अब समरेश को पासिंग से 30 ज्यादा आ गया, तो अगर उसके मार्क्स में 30 घटा देंगे तो वो भी पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा, है ना। तो समरेश को इतना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब समरेश को जितना नंबर आया उसमें से अगर 30 घटा देंगे तो वो भी पासिंग नंबर पे आ जाएगा, तो हम -30 कर देते हैं तो वो पास पे आ जाएगा। तो दोनों स्टूडेंट को देखो हम पास पास पे ले आए। ठीक है, ये इक्वेशन 2 ट्रीट कर दो इसको। ये 20 नंबर कम लाया था तो उसका नंबर में 20 जोड़ दिए तो वो पासिंग नंबर पे पहुंच गया। दूसरा बंदा 30 नंबर ज्यादा लाया था, उसका में 30 घटा दिए तो वो भी पासिंग में आ गया। नॉर्मल सोच के देखो, नॉर्मल अगर सोच के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो कम लाया उसमें बढ़ा देंगे तो पासिंग में पहुंच जाएगा, जो ज्यादा लाया उसमें घटा देंगे तो वो भी पासिंग में। अब दोनों का नंबर हम पासिंग में आके खड़ा कर दिए। ठीक है, तो अब पहला और दूसरा इक्वेशन तो बराबर होगा ना, ये भी पासिंग नंबर पे आ गया, दूसरा शैलेश समरेश दोनों का नंबर को हम पासिंग नंबर, पासिंग मार्क्स पे लाके दोनों का इक्वेशन को खड़ा कर दिए, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट कर दो, हो गया आंसर। दोनों इक्वेशन जो ऊपर है ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 30x/100 प्लस 20 बराबर 40x/100 -30। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो ये 20 को उधर लेके चले जाते हैं, ये 40 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 30x-100 -40x/100 इक्वल टू
-30 -20, ये +20 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये +40x है इधर आएगा तो -40x हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करो, एलसीएम दोनों का 100 हो गया। 30 -40 माने -10x इक्वल टू -50। ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों साइड से कट हो जाएगा। x इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 100 को उधर, तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कट हो गया, x बराबर 500। तो x मेरा क्या था स्टार्टिंग में, देखो लेट टोटल मार्क्स बी x, तो टोटल मार्क्स मेरा क्या आ गया, 100 आ गया। x ये मेरा क्या है, टोटल मार्क्स, है ना। अब टोटल, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखते हैं, फाइंड आउट टोटल मार्क्स। फाइंड आउट टोटल मार्क्स एंड मिनिमम पास मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स निकालना है और मिनिमम पासिंग मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स आ गया मेरा 500। अब पासिंग मार्क्स निकालने के लिए x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ये सैलेश वाला जो इक्वेशन था, इसमें x का वैल्यू डाल दो, पास नंबर आ जाएगा। तो 30%, तो इसका 30% +20, 30/100, ये इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में इंटू 500 +20, ये आ जाएगा मेरा पासिंग मार्क्स। ये 0 0 कट करो, 5 तिया 15, 16 17, 170, ये हो गया तुम्हारा पासिंग मार्क्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन पासिंग मार्क्स का ही इक्वेशन था, इक्वेशन 1 भी पासिंग मार्क्स का था, इक्वेशन 2 भी पासिंग मार्क्स का था। ठीक है, ओके। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिया है, 30th वाला। हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं इसको। इन एन एग्जामिनेशन पेपर ऑफ 5 क्वेश्चंस, ठीक है, एक एग्जाम है जिसमें 5 ही क्वेश्चन है, 5 सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन। 5 सवाल है एक क्वेश्चन में, एक एग्जाम में। ठीक है, 30th क्वेश्चन है ना। 5% of the candidates answered all questions, 5% answered none। मतलब 100% कैंडिडेट्स में से पहले 5% ने पांचों क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, और 5% ने पांचों क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहां से करते हैं, लेट टोटल कैंडिडेट्स इज इक्वल टू x, माने टोटल कैंडिडेट को x मान लिया। अब बोला है 5% ऑफ x जो है उसने पांचों करेक्ट दे दिया, और 5% ऑफ x जो है उसने जीरो जीरो क्वेश्चंस, पांचों गलत कर दिया, मैंने जीरो आंसर करेक्टली किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑफ द रेस्ट, ऑफ द रेस्ट मतलब जो बचे हुए हैं, जितने कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, शुरुआत का 5 और 5 चला गया, तो बचा कितना, 90% कैंडिडेट बचा हुआ है ना। तो 90% जो कैंडिडेट बचा हुआ है, वो 90% कैंडिडेट में से 25% आंसर्ड ओनली वन क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे 5 और 5 चला गया था, तो टोटल 10% चला गया कैंडिडेट। जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 90% ऑफ एक्स रिमेनिंग।
ठीक है। अब ये 90% ऑफ एक्स रिमेनिंग कैंडिडेट्स में से 25% ने एक सवाल का सही जवाब दिया, तो लेते हैं इसको ही 90% ऑफ एक्स में से 25% ने वन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया एंड 20% आंसर्ड फोर। मतलब इसी में से जो बचे हुए हैं उसी में से 20% ने, 20% ने 4 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया। तो 5% ने शुरुआत में, टॉप में देखते हैं फिर से, शुरुआत में 5% ने 5 क्वेश्चन का सही जवाब दिया, फिर 5% ने एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया, फिर बच गया कितना, 90%। 90% में से 25% ने एक का सही जवाब दिया, 90% में से 20% ने 4 का सही जवाब दिया। ठीक है। तो बीच में वो कैलकुलेशन करना मत भूलना, वो रिमेनिंग वाला, कि कितना बच गया। शुरुआत में 5 और 5 चला गया तो 90% बच गया। ये 90 में 25 ने एक का जवाब दिया और 90 में 20 ने 4 का जवाब दिया। ठीक है। अब लास्ट देखते हैं। इफ 24.5% of the entire number, मतलब जितना कैंडिडेट था उसमें से 24.5% ने 2 सवाल का जवाब दिया। ठीक है। एक और डेटा है ये, कि टोटल कितना कैंडिडेट था, एक्स था, एक्स में से 24.5, 24.5% ने कितने का जवाब सही दिया, 2 क्वेश्चन का जवाब सही दिया। एंड लास्ट में 300 स्टूडेंट्स ने, 300 स्टूडेंट्स ने, ये वाला परसेंटेज में नहीं दिया है, ये नंबर दे दिया है। ठीक है। 300 स्टूडेंट्स ने 3 क्वेश्चन का सही जवाब दिया। तो टोटल कितना कैंडिडेट था। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो शुरुआत से देखो, सबसे पहले हमको पांच पांच ही क्वेश्चन है ना टोटल। तो कुछ बच्चे एक भी क्वेश्चन का जवाब सही नहीं देंगे, कुछ बच्चे एक का सही जवाब देंगे, कुछ बच्चे 2 का सही जवाब देंगे, कुछ बच्चे 3 क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, कुछ बच्चे 4 क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, और कुछ बच्चे पांचों के पांचों क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। तो वही डेटा को यहाँ पे हमको सजा दिया है। देखो ये एक क्वेश्चन जो सही किया उस, ये पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जिसने एक भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया वो ये है, 5% ऑफ एक्स। फिर जिसने एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया वो भी है, फिर 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है और 5 का भी है। ठीक है। तो ये डेटा बन गया मेरा। अब सिंपल सा लॉजिक बताओ। अगर तुम एक बड़ा सा जग लोगे, वो जग में से 5 जन को पानी थोड़ा थोड़ा बांट दोगे, कि कोई गेस्ट आया तो 5 जन को पानी बांट दिए। वो लोग बोला कि हम लोग पानी नहीं पिएंगे, लास्ट में जैसा का वैसा पानी रह गया। अब वो पानी को तुम फिर से जग में डाल दोगे तो जग पूरा जितना शुरू में भरा हुआ था उतना ही भर जाएगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल कैंडिडेट को थोड़ा थोड़ा हिस्सा में बांट दिया है, कुछ कुछ परसेंटेज में थोड़ा थोड़ा हिस्सा में बांट दिया है। सारे को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, टोटल कैंडिडेट मिल जाएगा। तो वही चीज करना है। टोटल कैंडिडेट मेरा कितना है, स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में शुरुआत में लिख दिए लेट टोटल कैंडिडेट्स बी एक्स, और वही टोटल कैंडिडेट को थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में करके हम यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं, कि थोड़ा परसेंटेज ने 0 क्वेश्चन का आंसर दिया, थोड़ा परसेंटेज ने 1 क्वेश्चन का आंसर दिया, थोड़े परसेंटेज ने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया। तो अब सारे को जोड़ दोगे तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। सिंपल सा बात है। तो कुछ नहीं करना है, ये सारे इक्वेशन को ऐड कर दो, सब इक्वेशन को जोड़ दो यहाँ पे। 5/100 एक्स प्लस 5/100 एक्स प्लस ये इक्वेशन 1 2 3, ऐसे मत करो,
मतलब समझ लो कि ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन ऐसे करके ले रहा है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, फिर तीसरा ये वाला होगा 90/100 x इंटू 25/100 प्लस 90/100 x इंटू 20। ठीक है, उसके बाद 24.5 वाला 24.5/100 x प्लस 300 इक्वल टू x। सारे को अगर हम जोड़ देते हैं, ये सारे परसेंटेज जुड़ के मेरा फिर से टोटल स्टूडेंट्स बन जाएगा। ये टोटल स्टूडेंट्स बराबर x है। सारे सारे परसेंटेजेस को जोड़ेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स बनेगा ना मेरा, और टोटल स्टूडेंट्स कितने बराबर है, x है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बन जाएगा। तो सॉल्व करते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो 5x तो कितना हो जाएगा, सबका नीचे 100 ही है, तो एलसीएम यहाँ पे एक बड़ा सा 100 हो जाएगा। 5x प्लस 25। एक मिनट, ये 0 0 कट कर दिया। 5 2 10। 100 नहीं हो पाएगा एलसीएम, 100 नहीं हो पाएगा इजीली, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो पहले जिसका 100 एलसीएम है वो पहले लेते हैं। तो इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 100 है। तो ये तीनों को पहले लेते हैं साथ में। तो ये तीनों का 100। तो 5x प्लस 5x प्लस 24.5x प्लस इन दोनों का 200 है, यहाँ पे 100 मिस हो गया था। तो 10,000 है ना। तो 90x इंटू 25 प्लस 90x इंटू 20। ठीक है, और प्लस 300 इक्वल टू x। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, नॉर्मल एलसीएम लेके करना है। ठीक है, तो 5 5 10, तो 34.5, 34.5x/100 प्लस 90 × 25 कितना हो जाएगा, 90 × 25 हो जाएगा 2250, 2250, 2250 x प्लस 1800 x डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 300 इक्वल टू x। ठीक है, इसको और आगे लेके जाते हैं इसको। 34.5x/100 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4050x, 4050x बाय 10,000। ये 0 0 कट हो गया, यहाँ पे एक 0 आ गया। ठीक है, दोनों 1000 हो गया। ये 3000 है, 300 है पहले से, इक्वल टू x। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम 1000, तो 345x प्लस 405 प्लस ये 300 नहीं, 300 को अब बाहर ही रहने देते हैं, 300 को अंदर नहीं लेंगे। 405 405x प्लस 300 इक्वल टू x। ठीक है, तो 345 प्लस 405 7 402 नहीं, 405 750 x बाई 1000, 0 0 कट हो गया, प्लस 300 इक्वल टू x। तो अब इसको उधर लेके जाते हैं। 300 इक्वल टू x माइनस 75x बाई 100
तो अब तो आसान हो गया। 300 इक्वल टू 100x माइनस 75x बाई 100 इक्वल टू, ये 100 को इधर लेके जाएंगे, 300 इंटू 100 इक्वल टू 25x। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30,000 बाई 25, 25 25 50 25 टू 50 1200। तो x बराबर कितना हो गया मेरा, 1200। और x मेरा क्या था, x ही तो था मेरा टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से फिर से देख लेना। ये जो इक्वेशन मैंने बनाया ना, ये इक्वेशन ही मेन है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को छोटे 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 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। वही चीज को ऐड कर देंगे सारे को, तो फिर से वो x ही बन जाएगा। मतलब 5 ग्लास में अगर थोड़ा थोड़ा पानी बांट दिया और फिर से उसको जार में मिला दिया, तो वो जार पूरा भर जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे। तो टोटल कैंडिडेट्स को 5 हिस्सों में 6 हिस्सों में डिवाइड किया, सबको जोड़ दिया, तो फिर से x के बराबर हो गया। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाया है कि 5% ऑफ x 5% ऑफ x ये बराबर x, ये आपको बस समझना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 30। ओके, लेट्स सी दिस 31st क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, an article passes successively through the hands of 3 dealers। ठीक है, चलो समझ लेते हैं कि एक आर्टिकल है, वो डीलर ए के पास पहले जाता है, फिर ए से बी के पास जाता है, और बी से सी के पास जाता है, और सी उसको आगे सेल कर देता है। ठीक है, ये बोला गया है। Each of whom is in selling adds as his profit 10% of the price at which he bought it। मतलब कि जब ए से बी और बी से सी में जा रहा है और सी फिर उसको आगे सेल कर रहा है, तो सारे लोग अपने खरीद वाले दाम पे 10% प्रॉफिट जोड़ के फिर आगे सेल करते हैं। तो मान लो अगर ए से शुरू होता है, तो ए जब बी को बेचेगा तो ए उसको 10% जोड़कर बेचेगा। फिर बी अगर सी को बेचेगा तो वो फिर से उसके ऊपर 10% जोड़ेगा, और सी जब उसको आगे बेचेगा तो सी फिर से उस पर 10% जोड़ेगा। तो मान लो कि ओरिजिनल जो यहाँ पे ए ने उसको जिस पे खरीदा था, ए का जो परच ए का जो प्राइस था वो एक्स था। अब ए जब उसको बी को बेचेगा तो वो x इंटू 1+0.10 हो जाएगा। ये 1+0.10 का लॉजिक मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ये मैं 1+0.10 का लॉजिक बता देता हूँ। देखो, मान लो आप कोई भी चीज का दाम 100 रुपए होता है, और बोला जाता है कि आपको 10% उसमें बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं, 100+100 इंटू 10/100 करते हैं। मतलब 100 का 10% निकालते हैं और उसको 100 में जोड़ देते हैं। तो यही चीज को हम शॉर्ट में 1+0.10 बोल सकते हैं। तो ये जो है ये है। ठीक है, तो किसी भी चीज में अगर आप 10% बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसमें 1+0.10 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10% कम करना चाहते हैं, तो आप 1-0.10 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। तो ए का अगर ओरिजिनल प्राइस x था, तो ए जब उसको b को बेचेगा तो x इंटू 1+0.10 पे बेचेगा। और वही चीज जब b c को बेचेगा तो इस दाम का 10% बढ़ाएगा।
तो 1.10 x का वो फिर से 1.10 बढ़ाकर बेचेगा, ठीक है। 1 + 0.10, 1 + 0.10, ठीक है। और जब उसको C बेचेगा तो इस दाम का 10% और बढ़ा देगा, तो 1.10 x इंटू 1.10, ये हो गया C का दाम, उसमें वो और बढ़ा देगा 1 + 0.10, ठीक है। तो C जब उस प्रोडक्ट को बेचेगा, ये दाम रहेगा उसका, A का दाम, फिर B का दाम, और ये C का दाम, ठीक है। A का दाम क्या था, X था। A ने जब उसको B को बेचा तो B का खरीद वाला दाम ये हो गया। फिर B ने जब उसको C को बेचा तो और 10% बढ़ा दिया, और C ने जब फाइनली बेचा तो और उस पर 10% बढ़ा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इफ द थर्ड डीलर सेल्स द आर्टिकल फॉर 2662, मतलब थर्ड डीलर कौन है यहाँ पे, C है। बोला गया है C जो उसको बेच रहा है उसका दाम है 2662, मतलब ये जो दाम है, ये जो हमारे को प्राइस मिला है, ये कितने से बराबर है, 2662 के बराबर। तो इक्वेट कर दो, आंसर निकल जाएगा सिंपली। तो इसको इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे। इक्वल टू 2662, इसको निकाल लो, ओरिजिनल प्राइस x निकल जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई करो 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 1.331, तो 1.331 x इक्वल टू 2662। तो x बराबर 2662 डिवाइडेड बाय 1.331, जो कि बराबर होगा 2662 1.331, 2000 एग्जैक्ट, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, x था। तो ये ओरिजिनल प्राइस है, यही चीज यहाँ पे पूछा गया कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, 2000, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाया ये समझ लेना। ओरिजिनल x था, उस पे 10% जोड़ा b ने, फिर 10% जोड़ा c ने, और c ने जब बेचा फिर 10% जुड़ गया। तो 3 बार 10% जुड़ने के बाद प्राइस जो हो गया वो 2662 हो गया। तो c का जो दाम था वो ये था, दोनों को इक्वेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 31। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ओके, देखते हैं। एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ मेन इन वॉर। तो एक आर्मी है, मान लो अभी जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो मान लो रशिया की बात हो रही है, तो रशिया ने शुरुआत में उसके पास जितने लोग थे उसमें से 10% लोग जो हैं वो मारे गए, ठीक है। तो चलो, टोटल मेन एट द बिगिनिंग, मतलब शुरुआत में जितने लोग थे रशिया के वो हम एक्स मान लेते हैं। अब अगर 10% लोग मारे गए तो कितने बच गए, 90% बच गए। तो 90 एक्स बच गया, 90/100 एक्स बच गया, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज। तो रिमेनिंग वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया है 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिजीज।
इसकी मीनिंग क्या है कि जो शुरुआत में थे उसमें से जो मर गए, उसके बाद जो बचे उसमें से 10% डिजीज से मर गए। तो ये 90% अभी बचे हुए हैं ना, इसका 10% डिजीज से मर रहा है, तो इसका 10% निकालो। 10/100, पॉइंट 10/100 निकालो। ठीक है, तो कितना हो जाता है? 10/100 मारे गए तो तुम्हारा 90% बचेगा। इतना करने की जरूरत नहीं है। 10%, अगर 10% और मारे जा रहे तो 90 बच रहे, तो 90% बच गए। ठीक है, अगर 10 माइनस कर रहे हो तो बच रहा है 90, तो मैंने बचने वाला वैल्यू वहां पे लिया है। ठीक है, एंड 10% ऑफ द रेस्ट वेर डिक्लेयर डिसेबल्ड। अब इसमें से जो डिजीज से मर गए उसके बाद जो बचे हुए हैं वो ये वैल्यू है 90x ओरिजिनल वाला, उसके बाद डिजीज से मरने के बाद फिर से 90। अब जो बचे हुए हैं उसमें से भी फिर से 90% डिसेबल हो गए, तो इतना बच गए रिमेनिंग सोल्जर्स। रिमेनिंग रिमेनिंग मैन। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज रिड्यूस टू 7,29,000। मतलब ये जो है ये बराबर है 7,29,000 के। ओरिजिनल स्ट्रेंथ इससे फाइंड करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करो, निकल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में x था, 10% मर गए तो 90x बचा। फिर 10% डिजीज से मर गए तो जो बचा हुआ था उसका 90 बचा। फिर 10% डिसेबल हो गए तो पहले जो बचा हुआ था उसका फिर 90 बचा। तो 90x इंटू 90x इंटू 90x 3 बार, बराबर कितना बचा हुआ है लास्ट में? एक्टिव मैन, मतलब कि इतना लास्ट में बचा हुआ लोग है आर्मी के पास। तो ये दोनों को इक्वेशन को इक्वल कर दो। तो 9 ये 0 0 कट करो यहाँ पे 3 बार। तो x इज इक्वल टू 7,29,000 डिवाइडेड बाय 9 into 9 into 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 into 10 into 10। ठीक है, तो तो 10 लाख लोग थे ओरिजिनली आर्मी के पास। शुरुआत में 10 लाख लोग थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो, ये हो गया हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,20,000। एक टाउन है, उसका ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इक्वल टू 1,20,000। If it has increased at the rate of 20% in the first 10 years, तो पहले 10 सालों में 20% से बढ़ा, एंड एट द रेट ऑफ 25% इन द नेक्स्ट 10 years, अगले 10 सालों में 25% से बढ़ा। ठीक है, तो 20 साल पहले इसका पॉपुलेशन कितना था? अच्छा, तो मान लो ओरिजिनल ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है x था। ठीक है, x पहले 10 सालों में 20% से बढ़ रहा है, बाद के 10 सालों में 25% से बढ़ रहा है। कुछ नहीं, इक्वेशन ऐसे ही लिखो। अ, आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है?
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू p 1 प्लस r टू द पावर ऑफ n, जो कि प्रिंसिपल होता है ओरिजिनल वैल्यू, r होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और n होता है नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, यही चीज यहाँ पे यूज करना है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा वो x हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो ऐसे मान लो कि कुछ रकम हमने, इसको समझने के लिए इसको लॉजिकली ऐसे समझो कि कुछ पैसा हमने बैंक में रखा और पहले 10 साल में उस पर 20% इंटरेस्ट मिला, बाद के 10 साल में उस पर 25% इंटरेस्ट मिला, तो आज के डेट में वो 1,20,000 हो गया है। तो तुमको खोजने बोला है कि स्टार्टिंग में कितना पैसा मैंने बैंक में रखा था। तो वही क्वेश्चन है, उसको पैसा नहीं बोल के उन्होंने पॉपुलेशन बोल दिया। ठीक है, तो शुरू करो। तो पहले 10 साल x 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दे दिया है पहले 10 साल में 20%, तो 20/100 और टू द पावर ऑफ n। और बाद के 10 साल x 1 प्लस 25/100 टू द पावर ऑफ 10। ये दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलता है, 1,20,000। आज के डेट में 1,20,000 का पॉपुलेशन है मेरा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आपको लगे कि ये कैलकुलेट टू द पावर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। x इंटू 1.20 टू द पावर ऑफ 10 प्लस x इंटू 1.25 टू द पावर ऑफ 10 बराबर होता है 1,20,000। तो 1.2 टू द पावर ऑफ 10 अगर करेंगे तो x इंटू 6.19 आएगा राउंड ऑफ करके, प्लस x इंटू 1.25 टू द पावर ऑफ 10 अगर करेंगे तो 9.31 आएगा, बराबर 1,20,000। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, 6.19 प्लस 9.31, 6.19 प्लस 9.31 x इंटू 15.5, ठीक है, इक्वल टू 1,20,000। तो ये 0.5 को हटा सकते हैं, x बराबर 1,20,000 डिवाइडेड बाई 15, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 15 माने 8,000। तो शुरुआत में 8,000 का पॉपुलेशन था, जो बढ़ते बढ़ते 20 साल में 1,20,000 हो गया आपका। ठीक है, यही है आपका कैलकुलेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं 34 पे। ये 33 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाता है। ठीक है, चलो ओके। बोल रहा है क्वेश्चन में, अ मैन इन बिजनेस लूजेस इन फर्स्ट ईयर 5% ऑफ हिज कैपिटल, but in the second year he gains 6% of what he had at the end of the first year, and his capital is now 350 more than at the commencement। तो एक बिजनेसमैन है, तो मान लो शुरू करता है कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, कैपिटल एट द स्टार्ट, मतलब जब वो बिजनेस शुरू किया तो मान लो एक्स कैपिटल से शुरू किया। अब पहले साल में वो 5% लूज कर गया, तो बचा कितना, 95%। 5% लूज कर जाएगा तो 95% बचेगा। तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसके पास कितना पैसा बचेगा, 95% बच जाएगा एक्स का। अगर 5% लूज कर गया तो 95% बच गया। अब बोल रहा है अगले साल, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर
ठीक है, बोल रहा है कि सेकेंड ईयर में वो 6% गेन किया। किस पे गेन किया? जो पिछले साल उसका बचा हुआ था। तो मतलब पहले साल के बाद उसका 95% बचा हुआ था, मतलब ये वाला अमाउंट। इस अमाउंट पे उसने 6% गेन किया, तो इस अमाउंट पे उसको 6% गेन करवा दो भाई। इस अमाउंट पे वो 6% अगर गेन करेगा तो 1 + 0.06 गेन करेगा, है ना? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये 1 + 0.06 का क्या लॉजिक है? 1 + 0.06 मतलब कुछ नहीं। ये इसका लॉजिक कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि अगर 100 रुपए हैं तो 100 + 100 का 6% तो कितना होता है? 106/100। तो वही मैं 1.06 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये अगर आप समझ जा रहे हैं तो ये आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो हो गया ये। तो सेकेंड ईयर में वो 6% गेन करने के बाद उसके पास कितना पैसा है वो भी दे दिया है। बोला है कि 6% जब उसने दूसरे साल में गेन कर लिया तो उसके पास 350 रुपए ज्यादा हो गए जितना उसके पास पहले था उससे। तो पहले उसके पास कितना था? एक्स था। अब दूसरे साल के एंड में एक्स से 350 रुपए ज्यादा हो गए उसको, तो x + 350 हो जाएगा। तो ये बराबर, तो ये सेकेंड ईयर में इतना पैसा उसके पास 95x/100 इंटू 1.06, ये बराबर x + 350। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल से 350 ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। देखो ना, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि and his capital now is 350 more than at the commencement। commencement वर्ड की मीनिंग है शुरुआत में। तो अब उसके पास कितने पैसे हैं? 350 रुपए ज्यादा है शुरुआत से। तो शुरुआत में उसके पास एक्स थे, अब 350 ज्यादा, तो x + 350। सिंपल, ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये डिवाइडेड बाय 100 करो, तो ऐसे सॉल्व करो। ये x को इधर लेके आ जाते हैं, तो 95 इंटू 106, तो ये हो गया 10070 x बाई -x इक्वल टू 350। ठीक है, ये 0 एक एक कट करो, इसका एलसीएम ले लो इधर, तो 1007x माइनस 1000 इक्वल टू 350, 1000x। यहाँ पे ये एलसीएम का ये 1000 तो बचा हुआ है ना, इसको अब अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो 7x बराबर 350 इंटू 1000। अब x बराबर देयरफॉर x इक्वल टू 350/7 इंटू 1000। तो 7 5 35, 50,000। ये उसका ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनल अमाउंट। इतने से उसने बिजनेस शुरू किया था बिजनेसमैन ने। ठीक है, ये हमारा हो गया 34th क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 35th क्वेश्चन। क्वेश्चन 35, लेट्स सी। ओके, इफ अ मैन रिसीव्ड ऑन द 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3%। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको पहले थोड़ा लॉजिक में समझा देता हूँ आप लोगों को। ऑन 2/3 5% एंड ऑन द रिमेनिंग कैपिटल 11। मान लो 1%
1% का ऐसा कैपिटल इतना है, ठीक है, झोला में भर के वो अपना पैसा रखा है। बोला गया है कि इस झोला का 1/4 हिस्सा पे उसको 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, बाकी का 2/3 हिस्सा पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो ये बच गया बीच में, ये बचे हुए में उसको 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, एक पर्सन है, उसने अपना पूरा कैपिटल ऐसे रखा है, कुछ हिस्सा में 3% इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ हिस्सा में 5% इंटरेस्ट ले रहा है, और बचा हुआ हिस्सा में 11% इंटरेस्ट वो ले रहा है। अब बोला है कि टोटल कितना इंटरेस्ट है, तो कुछ नहीं, तीनों को ऐड करके एवरेज करना है। वेटेड एवरेज मेथड है, इसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। ये 3% पे कितना पे 3% मिल रहा है, 1/4, तो 1/4 इंटू कर दो। 5% कितना पे मिल रहा है, 2/3 पे मिल रहा है, 2/3 पे 5%। और ये बीच में जो है, ये कितना, 100 का कितना परसेंट बच गया, तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 100 में से या 1 में से, फ्रैक्शन है तो 1 में से 1/4 और 2/3 को माइनस कर दो, तो ये रिमेनिंग वाला निकल जाएगा। ये रिमेनिंग वाला, ये जो हिस्सा है ये निकल जाएगा। तो निकालो कितना हो जाएगा, एक एलसीएम ले लो। 4 और 3 12, तो 12 माइनस 3 माइनस 8/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, 1/12। ये रिमेनिंग वाला परसेंटेज है। इस पे 12% मिल रहा है, इस पे 11% मिल रहा है, एक 1/12 पार्ट पे 11% मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करेंगे तो उसका ओरिजिनल कैपिटल कितना है, ओरिजिनल कैपिटल x मिल जाएगा। बस इतना ही है। तो करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, बस ये तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 1/3 वन ये 1/4 पे 3% प्लस 1/12 पे 11% प्लस 2/3 पे, 2/3 ही था ना लास्ट वाला, हाँ 2/3 पे 5%। निकाल दो, हो गया। 2/3 पे 5% मल्टीप्लाई करना है वहाँ पे, मल्टीप्लाई 5/100, निकाल दो। तो कितना हो गया इसका, एलसीएम हो जाएगा 12, 12 एलसीएम हो जाएगा इसका, 12 नहीं, 1200 हो जाएगा एलसीएम इसका। ठीक है, तो 4 दिया 12, तो 3 × 3 प्लस 12 का तो 12 ही है, तो ये 11 प्लस 3 चौक 5 2 10, तो 10 4 40, 10 × 4। ठीक है, 3 3 × 3 9 प्लस 11 प्लस 40/1200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा 20 30 40, 20 60/1200, 0 0 कट करो। हाँ, कितना हो जाएगा, 6 2 12 20, 1/20 माने परसेंटेज में, पॉइंट में तुम्हारा आ जाएगा पॉइंट, ये कितना परसेंट फ्रैक्शन में अगर आ रहा है 1/20, तो परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 कर दो ना, हो गया। इंटू 100 कर दोगे तो हो जाएगा, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा तुम्हारा 5%। ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिए परसेंटेज फॉर्म में, ये परसेंटेज फॉर्म में। बस यही था तुम्हारा। तो तीन तीन पार्ट था, तीनों पार्ट्स को अलग अलग परसेंटेज था, तीनों को ऐड कर दिए, आंसर निकल गया। ठीक है, ये हमारा था 35th क्वेश्चन। ठीक है, अब 36th में कंटिन्यू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 36। ओके, तो 36 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
A man spent 25% of his wealth, thereafter rupees 50, and further 10% of the remainder. If 1575 were still left with him, what was his total wealth? ठीक है, तो बोल रहा है कि एक आदमी अपना पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके खर्चा कर रहा है और लास्ट में उसके पास इतना पैसा बच जा रहा है। तो कितना पैसा था उसके पास या कितना पैसा है उसके पास? कुछ नहीं। चलो मान लेते हैं टोटल वेल्थ इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले वो एक्स का 25% खर्चा कर दिया। एक्स का 25% अगर वो खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 75% बच गया। ठीक है, 75/100। ठीक है, उसके बाद वो 50 रुपया और खर्चा किया। फिर जो बच गया उसका वो 10% फिर खर्चा कर दिया। तो ये बचा हुआ पैसा है ना? नहीं, ये बचा हुआ नहीं है, एक सेकंड, ये तो +15 है, -50 होगा ना? ये -50 है क्योंकि 75% बचा हुआ था, उसमें फिर 50% खर्चा किया तो माइनस हो जाएगा। तो ये बचा हुआ में से वो फिर 10% खर्चा कर दिया तो 90% बच गया। ठीक है, और उसके पास अब बचा हुआ है 1575। तो इसको बराबर कर दो 1575 से, हो गया। इसको इक्वेट कर दो, हो गया। तो शुरुआत में x था, पहले 25% खर्चा कर दिया तो 75 बचा। उसके बाद फिर 50 रुपया खर्चा कर दिया तो इतना बचा। फिर उसमें से 90% फिर और 10% और खर्चा कर दिया तो 90% बच गया, जो कि इतना के बराबर है। लास्ट में उसको जितना पैसा बचा हुआ है उसके पास। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, 75x/100, इसको दोनों को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 90/100 -50 इंटू 90/100 इक्वल टू 1575। ठीक है, लॉजिकली अप्रोच करो, आराम से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में जितना पैसा था वो एक्स लिए, जो बचा 75, उसमें से फिर 50 खर्चा कर दिया -50, तो बच गया। उसमें से फिर 10% खर्चा कर दिया तो जो बचा 90% पूरे चीज का। तो कट करो, ये जीरो ये जीरो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 27/40x माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 15। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 27/40x इक्वल टू 1575 प्लस 45। इसको फर्दर सॉल्व करो। x बराबर कितना होता है? 75 प्लस 45, 1575 प्लस 45, 1620 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 27। इसको इधर लेके चलेगा तो देयरफॉर x बराबर 24। और x मेरा क्या था? x मेरा उसका वेल्थ था, टोटल वेल्थ x था। ठीक है, चलो, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 36। ओके, so now let's see question number 37. The distribution of a weekly magazine in Bihar decreased by 10% in 2008 and increased by 20% in 2009. But in 2010 it decreased by 10%. Find the total percent increase or decrease in the distribution. सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वो इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर
नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, पहले वो डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है। तो ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू को एक्स रखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक्स में पहले 10% का गिरावट आ रहा है, तो 90% बच रहा है, 90x/100। ठीक है, 10% का गिरावट मतलब बचा कितना, 90। 100 अगर था तो 90 बच गया। अब इस 90 पे इंक्रीज हो रहा है 20%, तो ये 90 पे 20% इंक्रीज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1.20 से। अब ये वैल्यू के ऊपर, ये जो वैल्यू आ गया, इस वैल्यू के ऊपर फिर से गिरावट आ रहा है 10% का, तो बच गया फिर से 90%। तो इसको कैलकुलेट कर दो, x के साथ जो परसेंटेज बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। 90x/100 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 90/100। फिर से तो ये पॉइंट हटाओ, नीचे 100 डालो, ये 0 0 कट हो गया, ये 0 0 कट हो गया, ये एक और 0 यहाँ से कट हो गया, तो बच गया 9 9 जा 81 इंटू 12 एक्स बाई 1000। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर दो, कितना हो जाएगा, 81 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 1000, तो आ जाएगा तुम्हारा 0.972x। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यही करेक्ट आंसर है, इसको बस चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, ये जो है मेरा, ये कितना है, ये बचा हुआ हो गया। ठीक है, ये मेरा लास्ट में जो वैल्यू आज के डेट में है वो बचा हुआ वैल्यू है, आपको 1 से 100 से माइनस कर देना है, तो चेंज जो है वो आपका निकल जाएगा, चेंज इज इक्वल टू 1 माइनस 0.972 इज इक्वल टू 0.028। ठीक है, अगर परसेंटेज करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो परसेंटेज चेंज अगर पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.028 इंटू 100 इक्वल टू 2.8%। हो गया, यही तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का बी वाला पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 37 का बी वाला पार्ट। The population of a town increases by 12% in the first year and decreases by 9% in the second। एकदम सेम क्वेश्चन है। Let population be x। ठीक है, तो x जो है पहले 12% से इंक्रीज करता है, तो 1.12x बन जाएगा वो, फिर से 9% से वो डिक्रीज कर रहा है, तो इस वैल्यू का 90% बच जाएगा। ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज इतना, तो ये जो है ये 50,960 के बराबर है, तो बिगिनिंग में कितना था, कुछ नहीं, इसको इक्वेट कर दिया हमने, कैलकुलेट कर लो। x इक्वल टू 50960 इंटू 10 बाई 9 इंटू 1.12। जीरो हटाओ, दो जीरो यहाँ लगाओ। एक बार में कैलकुलेटर में मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ, बट अच्छा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए मैं ऐसे एक एक करके कर देता हूँ। 95559।
50960 divided by 9 further divided by 112 50,000. एक सेकेंड पढ़ ही रहा ना सेकेंड ईयर। ओ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक गलत कर दिया ना, ये 9% है, मैंने यहाँ 10% डिक्रीज कर दिया गलती से। 9% डिक्रीज की जगह वो जो 10% कर दिया ना, इस कारण वो मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ये 91% हो जाएगा। 9% चेंज होगा तो 91 हो जाएगा ना, यहाँ पे 91 हो जाएगा। तो ये फिर जीरो कट नहीं होगा आ, ये फिर 91 हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 91 बाय 100। हाँ अब सही होगा, इसीलिए नहीं बन रहा था वो। तो 50960 डिवाइडेड बाय 91 जो है सीधा कट जाएगा 560 से, 56 से, ठीक है। और 56 जो है वो सीधा डिवाइड हो जाएगा 112 से, 5 से। तो ये 5 और 1000, तो 50,000 डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला पार्ट था 37 का, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन 38, राइट। ओके, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन पैटर्न में, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। depreciate मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। If the present value is 81,000, what will be its worth after 3 years? ठीक है, अभी अगर 81,000 है, 3 साल के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी अगर 10% से डिक्रीज हो रहा है? तो कुछ नहीं, 10% से अगर डिक्रीज हो रहा है तो वही अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 - r⁻⁴ करेंगे। जनरली 1 प्लस करते हैं, यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है तो वैल्यू फॉल कर रहा है तो माइनस करेंगे। तो amount is equal to 81,000, 1 minus 0.10, 10% मतलब 0.10, और to the power of 3, तो 81,000 into 1.10, नहीं सॉरी, into 1.10 नहीं, into 0.90 to the power of 3। तो 0.9 to the power of 3 हो जाता है 0.729, तो 81,000 into 0.729, value will be 59,049, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जनरली वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है तो वैल्यू घट रही है, इस कारण से हमने यहाँ पे प्लस का वो माइनस कर दिया। जहाँ पे भी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, अप्रिशिएट हो रही होगी, तो प्लस करेंगे, जहाँ वैल्यू डेप्रिशिएट होगी वहाँ माइनस करेंगे। 39th क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन 39। The value of a machine depreciates at the rate of 10%. If its present value is 8,10,000, what was its worth before 2 years? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 2 साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी ये मुझे निकालनी है, अगर आज उसकी वैल्यू 8,10,000 है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट फॉर्मूला में वैल्यूज जो है वो थोड़ा अलग तरीके से पुट करेंगे। ये ए जो है ना, ये हमारा है 8,10,000, और पी हमें पता नहीं है, पी हमारा एक्स है, और 1 - r जो है वो 10% सेम है, और टू द पावर ऑफ n 2 है हमारा, ठीक है। ये हमें करना है, तो कुछ नहीं, 8,10,000 इक्वल टू एक्स इंटू 0.9 टू द पावर ऑफ 2। तो 0.9 टू द पावर ऑफ 2 जो है वो हो जाएगा 0.81, तो x बराबर हो जाएगा 8,10,000
10,000 डिवाइडेड बाई 0.81, तो इधर से 0 2 0 लगेंगे, 81 81 1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी के जीरोस यहाँ पुट इन हो जाएंगे, तो 10 लाख इसका वैल्यू आ जाएगा। दैट इज इट। ठीक है, दिस इज योर कैलकुलेशन। सेम ही क्वेश्चन था, ऊपर के दोनों क्वेश्चंस जो थे वो सेम ही थे, फॉर्मूला सेम था, पुट वैल्यूज को पुट करने का तरीका अलग था। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ये 18,000 दिया हुआ था कि 81,000 3 सालों के बाद कितना हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ था कि 8,10,000 2 सालों के पहले कितना था। ठीक है, तो बस ये दोनों का एप्लीकेशन का तरीका अलग अलग है, लॉजिक सेम है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे 48th वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 40। ओके, सो नाउ लेट्स सी द 40th क्वेश्चन। ठीक है, if A's salary is 30% less than that of B's salary, then how much percent is B's salary more than that of A? ठीक है, बोला है कि A का सैलरी B के सैलरी से 30% कम है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि B का सैलरी जो है, B सैलरी जो है वो 100 है। ठीक है, तो A का सैलरी कितना होगा, A सैलरी कितना हो जाएगा, फिर ए सैलरी हो जाएगा 100 माइनस 30, 70 हो जाएगा, क्योंकि 30% कम है ना, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 रुपया, 70 हो जाएगा। तो ए का सैलरी 70 है, बी का सैलरी 100 है। अब पूछा है कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए के नजरिए से बी का सैलरी कितना ज्यादा है। जो यहाँ स्टेटमेंट दिया है वो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है ना, कि बी का सैलरी से 30% कम ए का सैलरी है। अब अगर हम इसी स्टेटमेंट को घुमा के बोलना चाहे कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी का सैलरी इतना ज्यादा है, तो वो क्या परसेंटेज होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पे निकाल लो, कैलकुलेशन इजी है। तो दोनों के बीच में सैलरी का डिफरेंस 30 रुपया का है, 30% का है, तो 30 बाई पहले 100 था, अब 30/70 कर दो, जो कि ए का सैलरी, ए के सैलरी से कंपेयर करना है ना, पहले बी के सैलरी से किया था तो 30% आ रहा था, अब ए के सैलरी से कंपेयर करोगे तो डिवाइडेड बाई 30/70 कर दो, हो गया। ये तुम्हारा आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, 42.85 आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो खुद से कैलकुलेशन करके, 30 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 100, 40 मल्टीप्लाइड बाई 10, सॉरी 42.85। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि बी सैलरी इज 42.85% मोर देन एज सैलरी। ठीक है, अब हम ये बात बोल सकते हैं, तो वही चीज यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा दे दिया है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बी के सैलरी से डिवाइड करके 30% आ रहा है, हम ए का सैलरी निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41st क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 41। इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी सैलरी। अब यही चीज उल्टा कर दिया है कि ए का सैलरी अगर 50% बी से ज्यादा है, तो बी का सैलरी कितना कम है वो निकालना है, उल्टा, एक ही लॉजिक है, उल्टा निकालना है। तो वही फिर से मान लेते हैं कि चलो ए का सैलरी जो है, अच्छा बी का सैलरी जो है, मान लो बी का सैलरी, बी सैलरी जो है वो मान लो 100 है, तो ए का सैलरी उससे 50 ज्यादा हो जाएगा, 50% ज्यादा हो जाएगा, तो ए का सैलरी 100 प्लस 50 हो जाएगा, क्योंकि 50% ज्यादा है ना, तो 150 हो गया। ठीक है, तो अब दोनों का सैलरी में डिफरेंस कितना है, 50 का है, तो 50, लेकिन इस बार डिवाइड करेंगे 150 से, क्योंकि कंपेयर करना है ए से, तो 150 से डिवाइड करो इंटू 100, हो गया। 5 3 15, और 100/3 मतलब हो गया तुम्हारा 33.5।
33.3%। ठीक है, हरदम याद रखना 100/3 जो होता है वो 33.3% होता है। बस यही चीज है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि B's salary is 33.3% लेस देन A's सैलरी। ये स्टेटमेंट अब हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 41st वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं 42nd क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 42। A reduction of 20% in the price of tea enables a purchaser to obtain 2 kilo more for 800. What is the reduced price per kilo? What is the price per kilo before reduction? ठीक है, बोला गया है कि चाय का दाम 20% से घट रहा है। अब जब 20% से घट गया तो एक पर्सन पहले जितना खरीद सकता था अब उससे 2 किलो ज्यादा खरीद सकता है 800 रुपया पे करके। मान लो पहले फॉर एग्जाम्पल हम 800 रुपया लेके जाते थे, दुकानदार हमको 10 केजी चाय देता था। अब हम अगर 800 रुपया लेके जाते हैं दाम गिरने के बाद, तो वो हमको 12 केजी चाय देता है। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है और हमको निकालना है कि कितना दाम है और ये सब। क्लियर एग्जाम्पल समझ में आ गया कि चाय का दाम कम हो रहा है, उसके कम होने के कारण हम 2 किलो ज्यादा चाय खरीद सक रहे हैं और टोटल पैसा जो है पहले भी 800 देते थे अभी भी 800 दे रहे हैं। पहले भी चाय खरीदते थे तो 800 देते थे, अब दाम कम हो गया तो भी 800 का ही चाय खरीद रहे हैं लेकिन 2 किलो हमको ज्यादा मिल जा रहा है। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनाना है, दो सिचुएशन बनाना है। पहला, ओरिजिनल ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू पी, ओरिजिनल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्यू। मतलब के पहले दाम गिरने से पहले हम चाय पी प्राइस पे खरीदते थे और कितना मिलता था, क्यू क्वांटिटी मिलता था। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1, P इंटू क्यू इज इक्वल टू ₹100, है ना। कि पहले हम 800 रुपया में P दाम दे के क्यू क्वांटिटी खरीदते थे। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2, क्या क्या चेंज हुआ, प्राइस 20% से बढ़ गया तो प्राइस को 20% से सॉरी गलत बोल दिया, प्राइस 20% से घट गया तो प्राइस को 20% से घटा दो, तो 20% से घटा देंगे तो 80 बचेगा, 80/100 पी। और क्वांटिटी जो है वो 2 किलो से बढ़ा दो तो क्वांटिटी +2 कर दो, पहले जितना मिलता था उससे 2 बढ़ गया। ये भी बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। देखो अब ध्यान दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों 800 के बराबर है मेरा, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, मेरा वैल्यू निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, P इंटू क्यू इक्वल टू 80p/100 इंटू क्यू प्लस 2। ठीक है, अब इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर दो अंदर अंदर, तो P इंटू क्यू इज इक्वल टू 80p/100 प्लस 80p इंटू 2/100। ठीक है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, फर्दर सॉल्व करो। ये पी क्यू वाले वैल्यू को इधर लेके आ जाओ, पी क्यू माइनस 80p/100 इक्वल टू 160p/100। ठीक है, फिर से फर्दर सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लो, 100p³ माइनस 80p³ इक्वल टू 160p/100। अब ध्यान दो, दोनों में बाई 100 है, दोनों को कट कर सकते हैं हम लोग। तो 100p³ माइनस 80p³ तो बचा 20p³ इक्वल टू 160p। दोनों साइड p है तो कट कर सकते हैं इस तरीके से, q इक्वल टू 160/20
20, तो 8 आ गया मेरा, क्वांटिटी 8 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि what is the reduced price per kilo, what is the price per kilo before reduction। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन में, हाँ, तो ये मेरा प्राइस पर किलो बिफोर रिडक्शन। तो कोई भी क्यू का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ये वाले इक्वेशन में क्यू का वैल्यू डाल देते इक्वेशन वन में, यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन। ठीक है, P इंटू 8 इक्वल टू 800 है, तो प्राइस 800 बाई 8 मतलब 100 है। ठीक है, अब ओरिजिनल प्राइस मेरा क्या निकल गया, P माने ओरिजिनल प्राइस था ना, P मतलब ओरिजिनल प्राइस था, तो ओरिजिनल प्राइस मेरा कितना निकल गया, ओरिजिनल प्राइस मेरा निकल गया 100। ठीक है, तो अब रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 20% घटा था ना, तो 100 को 20% घटा दो, रिड्यूस्ड प्राइस इक्वल टू 100 इंटू 20/100, तो 20 रुपया घटा था, तो 80 में 20 घटा दो, 80 माइनस 20, सॉरी 100 माइनस 20, यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया मैंने, माइनस 100 में घटाना है तो 100 माइनस 100 का 20%। ठीक है, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। इसी कैलकुलेशन को आप क्विकली करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, 100 इंटू 0.80 करेंगे तो सीधा 80 आ जाएगा। इसी कैलकुलेशन को आप ऐसे क्विकली भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 20% किसी भी चीज में घटाना है तो सीधा 0.80 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% किसी भी चीज में बढ़ाना है तो सीधा 1.20 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिड्यूस्ड प्राइस, और ये हमारा हो गया ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 100 था, रिड्यूस्ड प्राइस 80 है। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, 43 है ना, 43 पे आते हैं। Okay, so 43 question. The sale of this year is 10% less in comparison to sale of the last year. By how much percentage the sale should be increased so that the sale of the next year equals to the sale of the last year? अच्छा, ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन को। एक x, जनरली x लेके बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा x से हटेंगे, बोलते हैं कि लेट द सेल बी 100 लेते हैं सेल को। तो अब अगर वो 10% से रिड्यूस होगा तो 90 बच जाएगा, है ना। अगर 100 है, 10% से रिड्यूस हुआ तो 90 बच गया। अब बोला जा रहा है कि कितना परसेंट सेल होगा तो अगले साल वाला सेल पिछले साल के बराबर हो जाएगा, मतलब 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे इंटू x/100 इक्वल टू 100 करना है। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो मेरा 100 से इक्वेट हो जाए। ठीक है, ओके, तो फाइंड आउट करो, इजी है ये, 0 0 कट हो गया, तो x बराबर 100 इंटू 10/9, तो 1000/9, मतलब कि 9 1 ज़ा 9, फिर से 9 1 ज़ा 9, 10 फिर 1, तो 11.1%। ठीक है, यही है बस आंसर, इतना सा ही था कैलकुलेशन, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 44th क्वेश्चन में, 44th। ठीक है, 44th क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन एन इलेक्शन 6% ऑफ द वोट्स कास्ट आर इनवैलिड। ठीक है, मतलब कि टोटल जितना वोट डाल रहे हैं लोग उसमें से 6% इनवैलिड हो जा रहा है। तो चलो भाई मान लेते हैं कि टोटल वोट्स इक्वल टू x।
तो अगर 6% इनवैलिड हो गए तो बचा कितना? 94% बच गया। तो वैलिड वोट्स कितना हो गया? वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 94%। ठीक है। A candidate gets 55% of the total valid votes and wins the election by 1880 votes. Find the total number of votes cast. ठीक है। बोल रहा है एक कैंडिडेट है, वो 55% वोट उसको मिल जाता है, मतलब इसका 55% वोट अगर उसको मिल रहा है तो बाकियों को कितना मिल रहा है? मान लो कि टोटल वोट ये है, एक कैंडिडेट है उसको 55% मिल रहा है, तो बाकियों को 45% मिलेगा। और बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1880 है ना? क्योंकि ये स्टेटमेंट को ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि विंस द इलेक्शन बाय 1880 वोट्स। विंस द इलेक्शन बाय 1880 वोट्स की मीनिंग क्या है? कि जो जीता और जो हारा उसके बीच का अंतर है 1880 वोट। मतलब कि ये 55% और ये 45% के बीच का अंतर है 1880। तो इसी से इक्वेशन बना लेंगे अभी तुरंत। इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जो जीत रहा है उसका ज्यादा वोट होगा, तो जो कैंडिडेट है उस वो वैलिड वोट्स में से, ये वैलिड वोट्स है, उसका 55% उसको मिला। ठीक है। तो बाकियों को कितना मिला? बाकियों को वैलिड वोट्स का 45% मिला, है ना? और दोनों के बीच का डिफरेंस, माइनस क्यों लिखा है? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 1880 से इक्वल। तो इसको सॉल्व कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। 1000 मेरा यहाँ पे 10,000 एलसीएम हो गया। 94 इंटू 55 कर लेते हैं क्विकली। 94 इंटू 55 इज 5170 एक्स माइनस 94 इंटू 45 4230 एक्स। ये आपका बराबर हो गया 1880 से। ठीक है। 1880 से। ठीक है। तो ये 10,000 को उधर लेके जाते हैं, माइनस करो 5170, तो 940 यहाँ पे बचेगा। 940 एक्स इक्वल टू 1880 इंटू 10,000। तो x बराबर हो गया 1880 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 940। ठीक है। ये कट गया। 940 आई थिंक मल्टीपल है इसका 1880 का 20 से। ठीक है। ये 20 से कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 20,000 इतना वोट्स डाला गया था टोटल। ठीक है। ये बस लॉजिक याद रखना कि जो जीता और जो हारा उसके बीच का डिफरेंस इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1880। जब भी बोलेगा विंस द इलेक्शन बाय इतना वोट्स, मतलब समझ जाओगे दोनों के बीच का डिफरेंस, जीतने वाला और हारने वाले के बीच का डिफरेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 45। ठीक है। 45th क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। In an election, 4% of the votes cast are invalid. A candidate gets 55% of the total votes and wins the election by 240 votes. एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। तो 4% यहाँ इनवैलिड है, तो चलो ठीक है। टोटल वोट्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अभी वैलिड वोट्स अगर 4% इनवैलिड है तो वैलिड वोट्स हो जाएगा 96% सिर्फ। ठीक है। 96% में से 55% एक पर्सन को मिल रहा है, 55/100। और जो हार रहे हैं उनको मिलेगा कितना? 45%। ठीक है। नॉर्मल
100% होता है, एक जन को 55 मिल रहा है तो दूसरे को 45 मिलेगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 240 है। एकदम सिमिलर है अर्लियर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे 10,000 हो गया ये एलसीएम। 96 इंटू 55 कर लो, 5280 माइनस 4320 बराबर 240 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसी को, इसको उधर लेकर चले जाएंगे तो -5280 960 x इक्वल टू 240 इंटू 10,000 x इक्वल टू 240। 20 2500 वोट्स। ठीक है, ये हो गया आपका 45th क्वेश्चन।